सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। जनरल साइंस की क्लास है जिसमें जो हमारे पास हमने ये जो हमारा लेक्चर रहेगा, ये जो हमारे पास 7th लेक्चर है जनरल साइंस का। तो इसमें मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, एमसीक्यू करवाने जा रहा हूँ। जो हमने प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो सीएसएचएल का हो, चाहे वो हमारे पास सीपीओ का हो, एफकैट का हो, रेलवे का हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल साइंस से वो मैं लेके आया हूँ। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एसएससी का नया पैटर्न लॉन्च हो गया है। अभी हाल ही में एसएससी की 20,000 वैकेंसीज आई हुई हैं। तो उन्होंने अपना जो मेन का जो उनका पैटर्न था उसको चेंज कर दिया है। तो अब क्या है कि मेन में भी आपको जीएस आएगा, और जो जीएस आएगा वो 25 क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो 25 क्वेश्चन होंगे ये स्कोरिंग होंगे। तो आपको ये क्वेश्चन में कैसे नंबर लेने हैं, कैसे हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, तो वो स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो हमें यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन है वो कैसे करने हैं, आपके पास ये 50 नंबर है और 50 नंबर फ्री के हैं। मतलब अगर आप ढंग से पढ़ोगे और ढंग से तैयारी करोगे तो ये तो सिंपल से होते हैं। इनको एक बार क्वेश्चन को पढ़ने से ही आंसर आ जाता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि इनको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ज़्यादा सोल्व करना पड़ेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप दिन 25 क्वेश्चन को आप ज़्यादा नहीं तो आप 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये 25 क्वेश्चन स्कोरिंग रहेंगे। तो आप हमारे साथ यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि अभी ये जो पेपर है ये 2-3 महीने के अंदर कंडक्ट हो जाएगा। तो 2-3 महीने हैं आपके पास तैयारी करने के लिए। तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, क्योंकि पहले जो बच्चे सोचते थे बस मेन में ही हमें जीएस पढ़ना है, तो अब वो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें, क्योंकि जीएस जो है वो अब मेन में भी आएगा। तो अपना जो स्कोरिंग पोर्शन है उसको स्कोर बढ़ाने के लिए आप जीएस पे भी फोकस करें। तो आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर ज़रूर एनालाइज करें, और ये जो क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस जितनी भी क्लासेस ली हुई हैं उसके बेस पे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हुई है पहले वो क्लासेस देखें, क्योंकि आपको फिर उन क्लासेस को देखने के बाद इस सीरीज़ को लगाने में मज़ा आएगा। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए हैं। क्लियर है जी? तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। कहा गया है कि जो मानव होता है, जो ह्यूमन होता है, उसकी जो आंखें होती हैं वो किस रीजन की लाइट को देख सकती हैं, कौन से वेवलेंथ की लाइट को देख सकती हैं। मतलब जो हमारे पास विजुअल रीजन होता है, कौन सा रीजन होता है? विजुअल। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि विजुअल रीजन कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है। उसकी जो वेवलेंथ होती है उस कलर की वेवलेंथ को ही हम देख सकते हैं। अगर उससे पीछे वेवलेंथ होगी तो ना तो हम देख सकते हैं, ठीक है, और आगे होगी ना तो उसको भी नहीं देख सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर विजुअल रीजन से पीछे होगा तो वो कौन सा रीजन होगा, और आगे होगा तो कौन सा रीजन होगा। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा दिया है। क्लियर है जी? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये जो हमारे पास ये जो ह्यूमन आई है जो कहाँ से कहाँ तक देख सकती है, किस वेवलेंथ में किस वेवलेंथ की लाइट को देख सकती है, तो जो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में जो भी लाइट रहेगी उसको ह्यूमन जो आई है वो डिटेक्ट कर सकती है, उसको विजुअल रीजन कहते हैं। ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास जो आगे चैप्टर आएगा लाइट, ठीक है, जिसमें हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो मैं उसमें आपको ये भी पढ़ाऊंगा कि ये जो विजुअल रीजन में क्या आता है, विवग्योर आता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है। अगर हमारे पास पेपर में नैनोमीटर नहीं लिखा हो, नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। अगर हमारे पास ये वैल्यू आंगस्ट्रॉन्ग में देख के रखी होगी तो हमारे पास क्या होगा, 4000 आंगस्ट्रॉन्ग से लेकर 7000 आंगस्ट्रॉन्ग के बीच में हमारे पास क्या आता है, जो विजुअल स्पेक्ट्रम आता है जिसको ह्यूमन आई देख सकती है, तो वो इसमें आता है। आंगस्ट्रॉन्ग में 1 जीरो यहाँ पे बढ़ जाती है और नैनोमीटर में 1 जीरो कम हो जाती है। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहा गया है कि जो हमारे पास सिलेंडर होता है, जो पिस्टन होता है,
ठीक है, जो सिलेंडर होता है जिसके अंदर एक हमने क्या डाला होता है, एक तरह का लिक्विड होता है, वो पिस्टन आगे पीछे होता है, तो उसमें किस प्रकार की वेव बनती है। ठीक है, तो अब हमारे पास पता है हमें कि जो सिलेंडर है उसके बीच में लिक्विड है, तो लिक्विड में कौन सी वेव बनती है, तो कौन सी वेव बनती है जी, लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसमें एक क्या होता है, एक यहाँ पे हमारे पास कंप्रेशन होती है और एक क्या होती है, रेयर फ्रैक्शन होती है। क्योंकि हमारे पास इस वेव को मूव करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है, बिना मीडियम से मूव कर नहीं सकती, क्योंकि इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव ऐसी वेव होती है जिसको मूव करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव होती है जो हमारे पास सॉलिड में भी ट्रेवल कर जाती है और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है। और ये कैसे बनती है, ये क्रस्ट प्लस जो हमारे पास एक ट्रफ होता है उसके साथ मिलकर एक क्या बन जाती है, ट्रांसवर्स वेव बन जाती है। ये मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है, तो आप एक बार उन वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ट्रांसवर्स वेव कहाँ बनती है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहाँ पे बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कहा गया है कि हमारे पास जो रिलेशन होती है फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में वो कौन सी सही है। तो अब हम ड्राइव करके देखते हैं कि हमारी कौन सी रिलेशन सही आती है। तो हमारे पास देखिए, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तब आती है जब हमारे पास कोई बॉडी क्या होती है, रोटेशन में होती है, किसी भी फिक्स एक्सिस के अराउंड हमारी बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे हमारे पास आती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी आती है जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू, अब ये किसी फिक्स एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, तो मतलब ये एक सर्कल में घूम रहा है, तो इसका टोटल एंगल कितना हुआ, 2 थीटा, मतलब 2 थीटा मतलब 2 पाई मतलब 360 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना टाइम लिया एक उसने ऑसिलेशन को करने के लिए, ठीक है, ये आ गया टी। अब हमारे पास जो 1/t होता है दैट इज नोन एज लीनियर फ्रीक्वेंसी न्यू। तो अब मैं यहाँ पे 1/t की जगह क्या लिख सकता हूँ, न्यू लिख सकता हूँ। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई न्यू। क्लियर है जी। अब न्यू की वैल्यू क्या आ गई, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन में 2 पाई। अब देखिए यहाँ से हमारे पास कोई ऑप्शन मैच कर रही है, देख लेते हैं। हमारे पास ओमेगा अपॉन में 2 पाई तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगी, देखिए मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगी वो ऑप्शन हम हमारे पास यहाँ पे देख के नहीं रखिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन में 2 पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगी वो ये बनेगी। क्लियर है बात जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहा गया है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, जो गति रहेगी किसकी, ध्वनि की, वो सबसे अधिकतम कहाँ होगी। अब आपको पता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, मतलब मीडियम की जरूरत, जितने पास मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी फास्ट क्या करेगी, वेव ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब ड्राई एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होंगे, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। अब ये भी ड्राई एयर है, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हमारे पास ह्यूमिड ईयर है बट टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री, तो ये भी नहीं हो सकता। टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, क्योंकि दोनों जो ह्यूमिड ईयर और जो टेम्परेचर वो इफेक्ट डालते हैं किस पे, साउंड ऑफ स्पीड पे। तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन नंबर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ह्यूमिड होगा मतलब उसके पास पार्टिकल क्या होंगे, हमारे पास पास में होंगे, इसीलिए हमारे पास जो साउंड है वो फास्ट मूव करेगी। अब आपने देखा होगा कि जब लाइटनिंग होती है, ठीक है, जब बिजली आसमानी बिजली जब लगती है, तब हमारे पास जो आवाज़ आती है वो कहीं दूर हो तो भी हमारे पास हमें आवाज़ सुनाई दे देती है, क्योंकि उस टाइम जो वो साउंड है वो क्या करती है, फास्ट मूव करती है एज कंपेयर टू लाइट। तो हमारे पास लाइट पहले गिर जाएगी और आवाज़ जो है हमें बाद में सुनाई देती है। तो वहाँ पे जो हमारे पास आवाज़, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो किस लेस होती है, किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। लाइट की स्पीड कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो क्या होती है, 340 होती है मीटर पर सेकेंड।
ठीक है जी। तो इसीलिए जो हमारे पास लाइट पहले आ जाती है और आवाज बाद में सुनाई देती है। बट अगर हमारे पास जो ह्यूमिड होगा, मतलब जो थोड़ा मौसम में क्या होगा, जो पार्टिकल क्या होंगे, पानी की पार्टिकल पास पास होंगे तो एनर्जी इजिली ट्रांसफर हो जाएगी, इसलिए वो हमारे पास जो आवाज है वो मैक्सिमम सुनाई देगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कहा गया है कि सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है। तो सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है, जब हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा हो, किससे, स्पीड ऑफ साउंड से। ध्यान में रख लेना कि सुपरसोनिक स्पीड क्या होगी, कि ऐसी स्पीड होगी जब हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो, ग्रेटर हो, किससे, स्पीड ऑफ साउंड से। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, सुपरसोनिक। क्या बोलेंगे इसको, सुपरसोनिक स्पीड। बात समझ में आई, ये पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको ये लेके आया हूं। ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास वो कौन सा मीडियम है जहां पे जो साउंड वेव है वो सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी, कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे अधिक गति की से ध्वनि मात्रा जो यात्रा करेगी, तो सबसे फास्ट जो है वो कहाँ पे ट्रेवल करेगी। आपको पता है कि जो हमारे पास जो साउंड होती है इसको ट्रेवल करने के लिए कि चाहिए, मीडियम चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो साउंड ट्रेवल करती है वो मेटल्स में करती है, क्योंकि मेटल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, जैसे लोहा है। ठीक है। अगर जैसे हमारे स्कूलों में पहले जो बेल लगाई जाती थी तो इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि वो मेटल है और उसको हथौड़े से मारते थे और दूर तक आवाज सुनाई देती थी। ठीक है। क्योंकि मेटल से जब आवाज निकलेगी तो उसकी जो साउंड है वो दूर तक जाएगी। तो अब हमारे पास इसमें मेटल कौन सी दिख रही है आपको, एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही ऑप्शन हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात। पानी क्या है, लिक्विड है, और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो आपको पता है कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होती है वो क्या होती है, सॉलिड में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, और उससे भी जो लिक्विड में ज़्यादा होती है किससे, गैस से। क्लियर है जी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन नंबर आ गया, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहा गया है कि हमारे पास साउंड जो है वो किस पे, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस किस पे डिपेंड करती है। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास साउंड है वो किस पे डिपेंड करेगी, ह्यूमिडिटी पे, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पे। अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो पास पास होंगे तो आवाज़ भी है वो जोर से सुनाई देगी। अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो हमारे पास, तो भी हमारे पास क्या होगी, जो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है वो पास पास आ जाएंगे और हमारे पास 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 आ जाएंगे तो एनर्जी इजीली ट्रांसफर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को लगा रहे होंगे और लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे साथ यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़े और अपनी तैयारी एसएससी का जो 20,000 वैकेंसीज आई हैं उसकी तैयारी कंटिन्यू रखें। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहा गया है कि हमारे पास दो सैटेलाइट है, एक का मास है 500 केजी और दूसरे का मास है 1200 केजी। ठीक है जी। अब इनको क्या किया गया, लॉन्च किया गया, मतलब छोड़ा गया है अर्थ से, और इसमें पूछा गया है कि विल हैव द ग्रेटर ऑर्बिटल वेलोसिटी इफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज द सेम फॉर बोथ। कि हमारे पास दो सैटेलाइट है और उन सैटेलाइट का जो हमारे पास मास है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। एक सैटेलाइट ये आ गया और दूसरा सैटेलाइट हमारे पास ये आ गया। अब कहा गया है कि हमारे पास इन दोनों के मास सेम है, इनका जो रेडियस है वो भी सेम है और इन्हें अर्थ से छोड़ा गया है। तो पूछा गया है कि किसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब मैंने आपको पता होगा, आपने अगर पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ऑर्बिट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, रूट में जी आर। ठीक है जी। रूट में जी आर होता था रेडियस ऑफ अर्थ, और जी होता था हमारे पास, जी जो हमारे पास रहता था वो रहती थी ग्रेविटी। क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पे आपको ऑर्बिटल जो हमने सैटेलाइट भेजा हुआ है उसका मास दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक है। उसका रेडियस दिख रहा है, मतलब स्मॉल आर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो वो ऑर्बिटल वेलोसिटी ना तो उसके मास पे डिपेंड करेगी ना तो उसके रेडियस पे डिपेंड करेगी। ये डिपेंड किस पे करेगी, ग्रेविटी और रेडियस ऑफ जो अर्थ है उस पे डिपेंड करेगी। तो वहां पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी दोनों सैटेलाइट की वो क्या होगी, सेम होगी। ध्यान में रख लेना।
ये मैंने आपको फॉर्मूला भी लिख दिया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कहा गया है कि हमारे पास जो इकोकार्डियोग्राफी होती है उसमें जो साउंड वेव यूज की जाती है वो किस टाइप की साउंड वेव यूज की जाती है। तो कौन सी यूज की जाती है, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अब मैंने आपको जो स्पेक्ट्रम पढ़ाया था साउंड का उसमें मैंने आपको बताया था अल्ट्रासोनिक कौन सी होती है और इंफ्रासोनिक कौन सी वेव होती है। तो आप पहले वो देखें, वीडियो को देखें ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि अल्ट्रासोनिक कहाँ पे होती है और ह्यूमन जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक आवाज़ को सुन सकता है। तो वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000, अगर 20,000 हर्ट्ज तक वैल्यू होगी आवाज़ की, फ्रीक्वेंसी होगी। हर्ट्ज किसके यूनिट होते हैं, फ्रीक्वेंसी के। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तो वो ह्यूमन के कान उसको सुन सकते हैं। अगर इससे ऊपर होगी तो कौन सी होगी, और इससे 20,000 से नीचे होगी मतलब बड़ी होगी तो कौन सी होगी, ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि जो सुनार होता है उसका क्या काम होता है, वो क्या काम करता है। तो सुनार एक तरह का डिवाइस होता है, वो क्या करता है मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताई हुई है, एक बार मैं फिर बता देता हूं कि जो हमारे पास सुनार की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। सुनार होता है हमारे पास साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, कि जो हमारे पास पानी में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको उनकी लेंथ को डिटरमाइन करना कि आगे क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है, अंडर वाटर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी डायरेक्शन को पता करना और उनकी क्या स्पीड है, किस स्पीड से वो आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो उस स्पीड को पता करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, सुनार का। ठीक है, तो इसकी जो ऑप्शन नंबर होगी ऑप्शन नंबर डी। सुनार एक बार फिर बताता हूँ क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जो हमारे पास इसकी फुल फॉर्म रहती है, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। इसमें जो वेव यूज की जाती है वो की जाती है अल्ट्रासोनिक। ध्यान में रख लेना, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि जो हमारे पास सुनार डिवाइस होता है, जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसमें कौन सी वेव यूज की जाती है। तो कौन सी वेव यूज की जाती है, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। क्लियर है बात। और जो हमारे पास रडार होता है, मैंने रडार भी आपको बताया था, जो स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसको वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आगे कुछ है तो नहीं, उसका पता करने के लिए हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, रडार। अब रडार की फुल फॉर्म क्या होती है, रेडियो एंड डिटेक्टिंग, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये होती है और इसमें जो यूज़ की जाती है वो कौन सी वेव यूज़ की जाती है, रेडियो वेव। कौन सी वेव यूज़ की जाती है जी, रेडियो वेव इसमें भेजी जाती है। वो हमारे ऑब्स्टेकल से टकराती है और फिर वापस आती है और फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पे आगे कुछ है कि नहीं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है, कहा गया है कि हमें टाइम दे के रखा है, द टाइम टेकन एंड द इको इज द 5 सेकेंड। ठीक है, और पूछा गया है कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस हमें बताना है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास इको क्या होती थी। तो इको क्या रहती थी जी हमारे पास, कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ से बोलता हूँ या क्लैप करता हूँ तो मेरी जो क्लैप की साउंड है वो जाएगी, यहाँ पे कोई दीवार है इसके साथ टकराएगी और फिर वापस आ जाएगी। ठीक है जी, तो इसको बोला जाता था इको। अब हमारे पास देखिए ये डिस्टेंस मान लो डी है और ये डिस्टेंस जितना डिस्टेंस जाने में लगाएगी उतना डिस्टेंस आने में लगाएगी, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, डी। अब टोटल डिस्टेंस की बात करूं, टोटल जो मेरे पास डिस्टेंस हो गया, जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया। आपको पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2d। क्लियर है। अब हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ जो साउंड रहती है हवा में वो कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर है। और हमारे पास जो टाइम देख के रखा हुआ है वो कितना देख के रखा हुआ है, टाइम हमारे पास देख के रखा हुआ है 5 सेकेंड। कितने देख के रखे हुए, 5 सेकेंड। क्लियर है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इनटू में टाइम। अब डिस्टेंस मैंने निकाल लिया है, डिस्टेंस कितना है जी मेरे पास, 2d है, मैंने पुट कर दिया 2d।
स्पीड कितनी है 340 है, टाइम कितना है 5 सेकंड है। तो अब इसको सोल्व करो, इसको मल्टीप्लाई किया 0 0, यहाँ पे हमारे पास 2 कैरी 15 टू 17, ठीक है 1700 आ गया, यहाँ पे आ गया 2D। अब यहाँ से D की वैल्यू मैं निकालूंगा तो D इज इक्वल टू क्या आ गया 17 ओवर में 2, इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 850, ठीक है अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 850। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका राइट आंसर। क्लियर आवाज जी। ऑप्शन नंबर जो इसका डी सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको बता दिया चाहे इस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि आपके पास जो स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी 340 रहती है ईयर में और सबसे ज़्यादा मेटल में रहती है, वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये निकालने का एक फॉर्मूला है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है वो एनडीए में भी आ चुका है, सीडीएस में भी आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि कि वो हमारे पास कैसे निकलेगी। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, तो जो जितना डिस्टेंस जाने में लगाएगी उतना डिस्टेंस आने में भी लगाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहा गया है कि जो थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, जो थ्रस्ट होती है, जो थ्रस्ट क्या होती है फोर्स होती है, तो फोर्स कहाँ लगती है रॉकेट को ऊपर की तरफ, क्योंकि रॉकेट कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द रॉकेट, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रॉकेट एट द 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ दी रॉकेट। तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास रॉकेट जा रहा है तो थ्रस्ट भी कहाँ लगेगी ऊपर की तरफ। तो ये हमारे पास ये कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास जो थ्रस्ट होता है दैट इज क्या होती है फोर्स। थ्रस्ट क्या होती है फोर्स। क्लियर है बात है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, कहा गया है हमारे पास कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे क्या करेगी। ये हमारे पास चार ऑप्शन देके रखी है। कहा गया है ये गहराई के साथ बढ़ती है, ये गहराई के साथ घटती है, ये गहराई में से स्वतंत्र रहती है, या इसमें से कोई भी नहीं। तो मैंने आपको डेप्थ बताई थी, मैंने बोला था कि जो जी की वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है तो सरफेस पे होती है। तो सरफेस पे कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ तो जी की वैल्यू क्या होने लगती है कम होने लगती है। अगर मैं अंदर आता हूं अर्थ के अंदर आता हूं तो भी जी की वैल्यू क्या होने लगती है कम होने लगती है, और सेंटर पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। क्लियर है। तो आपको पता है मैं ऊपर जा रहा हूं तो भी कम हो रही है, नीचे आ रहा हूं तो भी कम हो रही है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है कि हमारे पास जो साउंड वेव बनती है उसका क्या नेचर होता है, कौन सी इक्वेशन उसकी सही है, कौन सी ऑप्शन सही है। साउंड वेव जो होती है आपको पता है मटेरियल में बनती है। तो मटेरियल में बनने के लिए मटेरियल में जो वेव बनेगी वो कौन सी होगी मैकेनिकल वेव होगी। ठीक है। तो ये इसका जो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये कहाँ पे बनती है, ये लाइट वेव में बनती है। ठीक है। अगर लाइट जो वेव बनाएगी उसमें कौन सी वेव बनेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहा गया है कि इसमें से जीरो वर्क डन कहाँ पे होगा। ठीक है। वर्क डन विल नॉट बी जीरो। अच्छा वर्क डन कहाँ पे जीरो नहीं होगा, तो हमारे पास जो वर्क होता है अगर हमारे पास जीरो कब नहीं होगा जब फोर्स और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है उन दोनों की डायरेक्शन क्या हो सेम हो। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री बनेगा। और आपको वर्क का फॉर्मूला मैंने बताया था W इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जी 1 होती है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो वर्क क्या आ गया, वर्क क्या आ गया F इंटू में DS। क्लियर है बात है। अब हमारे पास यहाँ से देखिए कौन सी ऑप्शन नंबर सही होगी, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। कि हमारे पास जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में वो क्या हो 0 डिग्री हो। क्लियर है जी। अब डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो वर्क क्या हो गया 0, क्योंकि F इज इंटू एफ इन डॉट में DS इज इक्वल टू 0, DS 0 हो गया तो ये भी 0। अगर 90 डिग्री हो गया तो cos 90 क्या होता है 0, तो ये भी 0। अगर फोर्स हमारे पास 0 होगी तो भी वर्क डन क्या हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये मैंने आपको सब करवाया हुआ है। अब कहा गया है कि जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण के कारण जो हमारे पास जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है अर्थ की, वो कहाँ पे कैसी कैसी होती है डिफरेंट होती है हर जगह पे।
आपको मैंने अभी पीछे ही बताया था कि अगर मैं अंदर जाऊं तो भी वैल्यू कम होगी जी की, ऊपर जाऊंगा तो भी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर मैं जो हमारे पास अर्थ होता है उसका जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे जो लाइनें होती है उसको लैटिट्यूड बोलते हैं और ऐसे को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो आपको पता है अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो भी वैल्यू कम होगी, नीचे आएगा तो भी वैल्यू कम होगी। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे इक्वेटर होता है और यहाँ पे क्या होता है, पोल होता है। तो आपको पता है कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू पोल। तो इसका जो सही आंसर आ गया, सही आंसर क्या आ गया हमारे पास, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ये मैंने आपको सब समझाया हुआ है, पोल क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, जी की वैल्यू वहां पे क्या रहती है। तो एक बार उन वीडियो को देख ले, उन क्लासेस को देख ले, ताकि आपको इस सीरीज को करने में थोड़ा मजा आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि वो फिजिकल क्वांटिटी बताइए जहां जो वेक्टर क्वांटिटी है। अब मान लो आपको देखो टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन होती है, नहीं होती जी। स्पीड क्या होता है, क्योंकि स्पीड होती है जो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर, तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर। अब हमें इसका नहीं पता, मान लो आपको इसका नहीं है पता, तो वर्क तो आपको पता है, वर्क क्या होती है, स्केलर नहीं होती है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, वर्क जो है वो एक्सेप्शन है, तो वर्क क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो बचा कौन सा, सी। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होगी हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगी, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी क्या हो, दिशा भी हो, ठीक है, क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, और एज वेल एज ए डायरेक्शन हो। मतलब मैग्नीट्यूड हमारे पास कोई नंबर होता है और उसके साथ मैंने डायरेक्शन बता दी, तो वो क्या बन गया हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी बन गई। अब जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती है वो हमारे पास क्या रहती है, उसको आई से लिखते हैं, इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में पर यूनिट मास। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमारे पास जो मोमेंटम और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और जो फोर्स के बीच में कौन सी रिलेशन सही होती है। तो जिन्होंने न्यूटन सेकंड लॉ वाली वीडियो देखी है उसमें मैंने बताया है कि फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, dp ओवर में dt के। तो यहाँ पे ये क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अब मुझे ये बताइए कि न्यूटन के सेकंड लॉ को और किस नाम से जाना जाता है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि यूनिट क्या होते हैं रेजिस्टेंस के। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है यूनिट क्या होते हैं रेजिस्टेंस के, तो क्या होते हैं, ओम होते हैं। अब एम्पेयर किसके यूनिट होते हैं जी, करंट के होते हैं। वोल्ट किसके यूनिट होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के होते हैं। किसके होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। कूलम किसके यूनिट होते हैं, चार्ज के यूनिट होते हैं। किसके होते हैं, चार्ज के यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट। अगर बोल दें कि जो हमारे पास चार्ज के सीजीएस यूनिट क्या होंगे, तो क्या हो जाएंगे, स्टैट कूलम। क्या हो जाएंगे, स्टैट कूलम। कौन से यूनिट, सीजीएस। क्लियर है जी बात। अब पेपर में क्वेश्चन आए कि स्टैट कूलम इज द यूनिट ऑफ, तो किसके हैं, चार्ज के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहा गया है कि सबसे जो कठोर जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, तो कौन सा होता है जी, डायमंड होता है। कौन सा होता है, डायमंड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहा गया है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, वो कौन सा डिवाइस है जिससे हम विद्युतीय धारा को माप सकते हैं, तो वो कौन सा है जी, एमीटर है। कौन है, एमीटर। क्लियर है जी। तो हमारे लिए जो करंट को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एमीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं या ईएमएफ को जो मेजर करते हैं उसको जो यूज करते हैं उसको, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या बोला जाता है, वोल्ट मीटर। बात ध्यान में रख लेना कि वोल्ट मीटर यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, और करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहा गया है कि इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है। मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ कि इलेक्ट्रिकल मोटर क्या काम करती है। अब आपको पता है कि आपके पास कपड़े धोने वाली मशीन है, तो कपड़े धोने वाली मशीन क्या करती है, आप उसको बिजली देते हैं और वो आपके कपड़े धुल के दे देती है। मतलब वो क्या करती है, काम करती है। मतलब काम करती है तो मतलब कौन सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और उसने क्या किया, काम करके दे दिया, आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन नंबर ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये मैंने आपको सब करवाए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर का क्या काम है, कौन सी मोटर किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, तो ये मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि सॉलिड एंगल के यूनिट क्या होते हैं। तो मैंने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी। ठीक है, 7 फंडामेंटल जो हमारे पास क्वांटिटी थी और 2 उसमें सप्लीमेंट्री थी।
ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी। तो आपको अगर ध्यान में होगा तो हमारे पास दो सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी हुआ करती थी वो कौन सी होती थी, एक होती थी प्लेन एंगल और एक हमारे पास होता था सॉलिड एंगल। ठीक है जी। अब हमारे पास जो प्लेन एंगल के यूनिट होते थे वो क्या होते थे, रेडियन होते थे। क्या होते थे, रेडियन होते थे। क्लियर है। और जो हमारे पास सॉलिड एंगल के यूनिट होते थे वो क्या होते थे, स्टेरेडियन होते थे। अगर आपको मालूम नहीं है कि स्टेरेडियन किसके यूनिट है तो आपको ये तो पता ना कि जो हमारे पास टाइम के यूनिट होते हैं वो किसके होते हैं, टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो ये तो हो नहीं सकते। अब जो मास के यूनिट होते हैं वो केजी होते हैं, ये भी नहीं हो सकते। और कैंडला किसके यूनिट होते हैं, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के, तो ये भी नहीं हो सकते। तो कौन सा बचे, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है कि हमारे पास जो टाइड्स आती हैं, क्या आती है जी, टाइड्स आती हैं, तो वो किसकी वजह से, किसके कारण से आती हैं, तो किसके कारण से आती है हमारे पास टाइड। तो आप मुझे बताइए किसके कारण से आती है। जो हमारे पास ज्वार भाटा आता है या ज्वार, वो किसके कारण से आता है। तो जो ग्रेविटेशनल पुल होता है किसका, सन और मून का, उसकी वजह से क्या आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहा गया है कि अगर कोई भी बॉल है वो मतलब मूव करती है और थोड़े टाइम के बाद रुक जाती है, तो वो किस वजह से रुकती है। अगर मैं किसी गेंद को धक्का लगाता हूं तो वो थोड़े देर के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो वो किसकी वजह से रुक जाएगी। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो उसको रोकने के लिए एक फोर्स पीछे लगती है, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो किसकी वजह से रुकेगी, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, सोलर सेल जो है वो कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को किस में। अब सोलर सेल हर एक के घरों में लगा होगा, ठीक है, वहां से सोलर एनर्जी को लेता है और आपके गीजर के पानी को गर्म कर देता है। तो गीजर के पानी को गर्म करता है, तो गीजर के पानी को कैसे गर्म करेगा, क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो सोलर सेल क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं। सोलर सेल की वजह से आपके घरों में जो बल्ब होता है वो भी जलता है। आपने देखा होगा जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं जो रात को जल जाती हैं, तो वो सूर्य की रोशनी की वजह से चार्ज हो जाती हैं और रात को जलती हैं। तो वो क्या देती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है ना। क्लियर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कि लाइट ईयर जो हमारे पास यूनिट होते हैं वो किसके होते हैं। तो आपने अगर फर्स्ट लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल यूनिट पढ़ाए थे। ठीक है। तो प्रैक्टिकल यूनिट लाइट ईयर किसके यूनिट होते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट डिस्टेंस के होते हैं। मैंने आपको मास के भी बताए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल यूनिट कौन कौन से होते हैं। हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी के। तो ये किसके यूनिट है, डिस्टेंस के यूनिट है। आप मुझे बताओगे कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में अभी भेजोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये इन्वेंशन दी हुई है, कहा गया है कि इसमें से कौन सी सही नहीं है। ये आविष्कार और आविष्कारक कि किसके, कौन सा आविष्कार किया गया और किसके द्वारा। तो फोटोन बनाया गया ई रदरफोर्ड के द्वारा, उसने डिस्कवरी करी। जो हमारे पास न्यूटन था उनके द्वारा चैडविक दिया गया। और जो फोटोन था ये किसके द्वारा दिया गया है, न्यूटन लुइस के द्वारा दिया गया, मतलब न्यूटन के द्वारा ये दिया गया फोटोन। तो ये ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाली ऑप्शन क्या होगी है, गलत होगी। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये सही है, मतलब कौन सा सही नहीं मैच कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने दिया, जे थॉमसन ने दिया, ये सही है। क्लियर है जी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि साउंड वेव जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट किस में ट्रेवल करेगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि उसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। तो स्पीड ऑफ साउंड कहाँ ज़्यादा होगी, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैसेज में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको वर्क कहा जाता है। अभी पीछे हमने पढ़ा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू में वेलोसिटी। और इम्पल्स का फॉर्मूला इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में टाइम, चेंज इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। और पावर का फॉर्मूला हमारे पास P इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम होता है।
ठीक है जी बात है। अब इम्पल्स क्या होता है कि हमारे पास फोर्स लगती है, थोड़े से टाइम के लिए लगती है, तो उसको क्या कहा जाता है, इम्पल्स। जैसे हम हथौड़े से किसी कील को मारते हैं तो जो कील है वो कहीं मतलब दीवार पे अगर हम किसी कील को मार रहे हैं तो वो कील अंदर घुस जाएगी, मतलब हथौड़े का इम्पैक्ट, फोर्स ज़्यादा लग रही है पर जो इम्पैक्ट हो रहा है वो थोड़े से टाइम के लिए हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, इम्पल्स कहा जाता है। क्लियर है जी बात। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कहा गया है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन सी चीज़ चेंज नहीं होती है। तो मैंने ये जो है हमारे लाइट में भी आएगा, आगे भी पढ़ाऊंगा ये क्वेश्चन। तो एक बात ध्यान में रखना कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसती है तब हमारे पास दो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, एक उसका फेज एंगल चेंज नहीं होता है और एक उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ये दोनों की दोनों चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं होंगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकती, इसमें भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी नहीं हो सकती, तो बची कौन सी, वेवलेंथ और लाइट। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, फेज एंगल, जो फेज डिफरेंस, जो फेज एंगल होता है और जो फ्रीक्वेंसी होता है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो वेवलेंथ हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो हमारे पास है एम्पलीट्यूड हो, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाती है, चेंज होती हैं। ठीक है जी बात। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमारे पास जो केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो कौन सा डिवाइस होता है। अब आपके पास टॉर्च पड़ी है, आप टॉर्च के बीच में क्या डालते हो, क्या डालते हो जी, बैटरी डालते हो, जिसको सेल बोलते हो आप। ठीक है जी, तो ये हम बैटरी डालते हैं और वह वो बैटरी हमें क्या देती है, लाइट देती है। तो उसका वो हमारे पास कौन सा डिवाइस हो गया फिर है, सी, बैटरी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कहा गया है कि जो हमारे पास इलास्टिक वेव जनरेट होती है जब भूकंप आए या विस्फोट हो, तो वो हमारे पास किस प्रकार की तरंगे होती हैं, क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है भूकंपीय तरंगे। ऑप्शन नंबर डी। या सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स जो होता है वो जो जब भूकंप आता है या विस्फोट होता है तब कौन सी वेव बनती है, सिस्मिक वेव बनती है, जिनको भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हमारे पास कोई सैटेलाइट है, अगर हमारे पास उस पर क्या किया गया है, उसको छोड़ दिया गया है अर्थ के सरफेस, मतलब अर्थ के बाहर ऑर्बिट में छोड़ दिया गया है, तो वो क्या करेगा, किस फोर्स की वजह से वो उसको नियंत्रित किया जाता है, एक ही मात्र उस पर बल लगता है, और वो कौन सा बल होता है, वो कौन सी होती है, वो होती है ग्रेविटी। कौन सी होती है, ग्रेविटी। मतलब एफ इजिकल टू क्या होता है, एम जी, मास इंटू में ग्रेविटी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, जो हमारे पास वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो किस डायरेक्शन में होगा, कैसा होगा। ठीक है, जो हमारे पास वेट होता है डब्ल्यू एम, वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ये फोर्स होती है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, तो ये फोर्स होती है तो हमेशा कहाँ लगती है, डाउनवर्ड लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, फोर्स दैट इज एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड, कि वे बल जो एक जमीन पर लगता है, जमीन की तरफ लगता है, उसे क्या कहा जाता है, हम वेट कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहा गया है कि वो डिवाइस कौन सा होता है जिसके द्वारा हम डिटेक्ट करते हैं स्मॉल करंट को। ठीक है, वो डिवाइस बताना है जिससे हम क्या करेंगे, स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे वो कौन सा होता है, वो होता है गैल्वेनोमीटर। अगर हमारे पास करंट को मेजर करना है तो एमीटर आता है जी। क्लियर है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है, एमीटर आता है। अगर स्मॉल करंट को मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर, इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन नंबर इसकी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जो जी होता है, कैपिटल जी, दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड। तो ये जो हमारे पास जी होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये एक कांस्टेंट होता है, तो ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, नाइदर द मास नॉर द रेडियस ऑफ द अर्थ। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये एक खुद में एक कांस्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहा गया है कि अगर हम किसी भी लटकती हुई कारपेट को डंडे से पीटेंगे तो उसके जो धूल के पार्टिकल हैं वो नीचे गिर जाते हैं, तो वो किस लॉ के अंडर आता है, कौन सा न्यूटन का कौन सा लॉ बताता है, तो न्यूटन का
फर्स्ट लॉ, मैंने आपको पढ़ाया था। और मुझे ये बताइए इसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ को और किस नाम से जाना जाता है ये बताइए। और वो जो हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ था उसको किस नाम से जाना जाता है, और वो जो लॉ है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, और इसमें कौन सा लॉ वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, आप मुझे ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो उम्मीद करूंगा कि आप मुझे सही आंसर इसका दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट और जो हमारे पास डिस्टेंस की रेशो होती है वो क्या होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमेशा क्या होगी, इक्वल टू होगी और लेस देन 1 होगा। कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस जो होगा उसकी जो रेशो होगी वो हमेशा क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। इन दोनों की रेशो क्या होगी, मतलब डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहा गया है द साउंड कैन नॉट ट्रेवल। आपको पता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अब मीडियम कहाँ नहीं होगा, वैक्यूम में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। वैक्यूम में क्या ट्रेवल करता है, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि सन जो अपनी एनर्जी देता है वो कैसे देता है। आपको पता है कि सन में जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है फ्यूजन। क्या बोला जाता है, फ्यूजन। और फ्यूजन क्या होती है कि हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या करेंगे, मिलकर बड़ा पार्टिकल बनाएंगे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। ध्यान में रख लेना। जो हमारे पास सन में होती है और जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब में होती है, कौन सी, जो हाइड्रोजन बॉम्ब बनाए जा रहे हैं आजकल, उसमें जो ये प्रोसेस चलता है, जो फिनोमिना होता है, उसको बोलते हैं फ्यूजन। हाइड्रोजन एटम नहीं, यहाँ पे आएगा बॉम्ब। क्लियर है। और जो हमारे पास फ्यूजन होती है उसमें क्या होता है कि बड़ा पार्टिकल होता है और वो ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे न्यूक्लियाई में। तो उसमें जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, वो हमारे पास होती है फ्यूजन। क्या होती है, फ्यूजन। तो हमारे पास यहाँ का इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर क्या बनाएंगे, हीलियम बनाएंगे। और यहाँ पे आप मुझे ये बताओगे कि जो हमारे पास ये फ्यूजन होती है ये कहाँ यूज की जाती है, जो हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब होते हैं। ठीक है, जो एटॉमिक बॉम्ब होते हैं उसमें जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, फ्यूजन। क्योंकि वहाँ पे जो एक बड़ा पार्टिकल है वो टूटता है छोटे छोटे पार्टिकल में। आपको पता है कि हमारे पास 2 बॉम्ब गिराए गए थे। एक गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को जापान में। तो किस शहर पे गिराया गया था ये मुझे आप बताओगे। और दूसरा हमारे पास गिराया गया था 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945 में 2 एटॉमिक बम गिराए गए थे जापान के 2 शहरों पे। उसके नाम मुझे बताइए, और जो दोनों बम गिराए गए थे उनके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक सही है। ठीक है जी, तो पहले देखिए कि इलास्टिक वेव तो होती नहीं है। इलास्टिक वेव का मतलब होता है कि हमारे पास मैं उसको खींचूंगा और फिर वो वापस वेव मतलब वापस अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेगी, वो वेव नहीं होती है। दूसरी है कि इसको मूव करने के लिए क्या चाहिए, हमेशा ये वैक्यूम में भी मूव करती है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस दोनों में क्या होते हैं, दोनों क्या होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, दे मूव इन द स्पीड ऑफ द 3 लाख मीटर पर सेकेंड, नहीं जी। ठीक है, जो हमारे पास 3 × 10⁻⁸ होता है। तो इसका जो सही आंसर आ गया, सही आ गया ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको पढ़ाया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दोनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। दोनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। दोनों मिलकर क्या बनाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास जो कुकिंग है वो हाई एल्टीट्यूड पे क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और वहाँ पे पानी को बॉईल जो करते हैं, जो प्रेशर होता है पानी का, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इसीलिए हम जो हिलीज एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या यूज करते हैं, प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, जो हमारे पास प्रेशर कुकर होता है उसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर का, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बाहर का, और जो कुकर के अंदर का प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ताकि हमारा जो पानी है वो इजीली बॉईल कर जाए। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे क्या किया जाता है, प्रेशर कुकर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमारे पास कहा गया है कि हमें क्या बताना है कि एक कोई बल्ब था, वो 100 वाट का था और दिन में 10 घंटे जलता था, और
30 दिन में उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो हमारे पास जो पावर होती है क्या होती है, पावर होती है वो क्या होती है, वर्क अपॉन में टाइम होता है। क्लियर है, हमें वर्क निकालना है तो वर्क क्या आएगा, पावर इनटू में टाइम आएगा। अब पावर मेरे पास कितनी दे के रखी हुई है जी, 100 दे के रखी हुई है। टाइम मेरे पास कितना है, 10 घंटे दिन में चलता है और महीने में 30 घंटे चलता है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 30 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ क्या होता है, किलो। तो हमारे पास क्या आ गया, 30 किलो जूल। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम पेपर में आए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं और आपका ये फ्री के नंबर रहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और मैक्सिमम ये हीटर के केस में भी आ चुका है कि एक हीटर इतने टाइम के लिए जलता है पूरे दिन में, तो वो महीने में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है वो किस का बना होता है, किस फिलामेंट का बना होता है, तो वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन क्या होती है, एक एलॉय होती है। क्या होता है, ये एलॉय होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, दो मेटल्स का। अब एलॉय होता है, मुझे ये बताइए कि जो टंगस्टन है वो किन दो मेटल के उससे बना होता है, तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्या कहा गया है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो वेवलेंथ है वो किसकी होती है। मैंने आपको वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम पढ़ाया, लाइट का स्पेक्ट्रम पढ़ाया कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप वीडियो को देखें ताकि आपको पता चल जाए कि किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मतलब एक्स रेज जो होती है उसकी वेवलेंथ है सबसे कम होती है, और जो हमारे पास रेडियो वेव होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा रहती है। क्लियर है जी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहा गया है कि इसमें से कौन से एनर्जी के यूनिट नहीं है। ठीक है, तो इसके जो हमारे पास जूल यूनिट होते हैं, अब वाट आर भी होते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ से मैं अभी पावर इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, वर्क अपॉन में टाइम निकाल के बता देता हूँ। तो पावर यहाँ से वर्क के यूनिट के आगे पावर इनटू में टाइम, पावर आगे वाट और टाइम के आ गया आर, तो यूनिट हो गया एनर्जी के। अब हमारे पास न्यूटन मीटर भी होते हैं, क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स के आगे न्यूटन और इसके आगे मीटर, और ये हमारे पास केजी। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो हमारे पास क्या आगे, मास के आगे केजी, एक्सेलरेशन के आगे मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो ये किसके आगे, फोर्स के। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका सही आंसर है। मैंने आपको निकाल के बता दिए, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। क्लियर है, क्योंकि ये किसके यूनिट होते हैं, फोर्स के यूनिट होते हैं, और ये 1 न्यूटन की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहा गया है कि हमारे पास जो साउंड वेव है उसकी कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है, जो ट्रांसफर नेचर की नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। यहाँ पे पहले देख लिए, देखो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ द स्लोअर देन द स्पीड ऑफ अ लाइट। ठीक है जी। दूसरा इसका बोला गया साउंड वेव आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव, सही है। ये ऑप्शन भी इसकी सही है, ये ऑप्शन भी इसकी सही है। और द साउंड ट्रेवल फास्टर इन द मॉइस्चर एयर देन द ड्राई एयर, ये भी आपके लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी सही होगी, ऑप्शन नंबर बी। ये जो साउंड वेव है वो हमारे पास क्या होती है, साउंड वेव आर द ट्रांसवर्स इन नेचर, गलत है। तो साउंड वेव क्या होती है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, कहा गया है न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है जी, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किस लॉ को बोला जाता है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है। ठीक है जी, पेपर में अगर लिखा हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम कौन सा लॉ है, तो कौन सा, न्यूटन का थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, तो क्या होते हैं जी, वाट होते हैं। तो ये किसके होते हैं, चार्ज के होते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस के होते हैं, ये करंट के होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी। तो उम्मीद करता हूँ
आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, आपका स्कोर अच्छा आया होगा और आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। तो आप अब अगर एसएससी का जो 20,000 वैकेंसियाँ आई हुई हैं, अगर उस टेस्ट को निकालना चाहते हैं तो हमारे यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़ें और वहाँ पे डेली हमारे पास लेक्चर आते हैं, तो आप अपनी तैयारी को वहाँ से कंटिन्यू करें। और लास्ट अभी मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में भेजें। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। ठीक है जी, तो धन्यवाद।